जब हम बिहार की बात करते हैं तो अक्सर राजनीति या इतिहास की चर्चा होती है। लेकिन आज हम कुछ और देखने वाले हैं। हम्म। हम उस अदृश्य जाल को समझने की कोशिश करेंगे। योजनाओं का वो नेटवर्क जो लाखों लोगों को गरीबी में गिरने से बचाता है। बिल्कुल। ये काम कैसे करता है? जमीन पर इसकी हकीकत क्या है? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद योजनाएं नहीं है। ये वो सहारा है जो किसी बुजुर्ग को हिम्मत देता है, किसी विधवा को सम्मान से जीने का हक देता है। सही। और किसी मजदूर को ये तसल्ली देता है कि अगर वो बीमार पड़ा तो उसका परिवार सड़क पर नहीं आएगा। ये बिहार के मानव विकास की सबसे बुनियादी कहानी है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहली और बुनियादी जरूरत, खासकर उन लोगों के लिए जो अब काम नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, हाँ। उनके लिए सरकार का पहला सहारा क्या है? सबसे पहला और सीधा सहारा है पेंशन। इसके लिए केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, NSAP। हाँ, NSAP। इसे एक बड़े छाते की तरह समझिए, जिसके नीचे अलग अलग जरूरतों के लिए पेंशन योजनाएं हैं। अच्छा। बुजुर्गों के लिए अलग, विधवा महिलाओं के लिए अलग और दिव्यांग जनों के लिए अलग। नाम भले ही अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है। एक नियमित आमदनी। हाँ, एक छोटी सी ही सही पर नियमित आमदनी सुनिश्चित करना, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये तो केंद्र सरकार का छाता हो गया, लेकिन बिहार सरकार भी तो इसमें कुछ जोड़ती होगी। मतलब क्या इससे एक डबल लेयर सुरक्षा बनती है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिहार की अपनी मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। ओके। और कंफ्यूजन कम करने के लिए ही व्यवस्था को एकीकृत किया गया है। लेकिन जो असल क्रांति आई है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। DBT, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ बैंक खाते में पैसा भेजना ही क्रांति है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, पहले पेंशन लेने के लिए किसी बुजुर्ग को घंटों लाइन में लगना पड़ता था। हाँ, वो तस्वीरें याद हैं। कभी कभी बिचौलियों को अपनी पेंशन का एक हिस्सा देना पड़ता था। DBT का मतलब है कि पैसा सीधा उनके खाते में जाता है। कोई लीकेज नहीं। कोई लीकेज नहीं, कोई बिचौलियां नहीं। ये सिर्फ पैसे की डिलीवरी नहीं है, ये सम्मान की डिलीवरी है। ठीक है, तो एक छोटी सी पेंशन जेब में आ गई, लेकिन सिर्फ पैसे से तो पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर वो राशन की दुकानें या फेयर प्राइस शॉप्स सामने आती हैं। ये सिस्टम क्या सिर्फ सस्ता चावल गेहूं देना है, या इसका मकसद इससे बड़ा है? इसका मकसद बहुत बड़ा है। ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, हाँ। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलती है। और इस अधिनियम का नाम ही सब कुछ बता देता है ना? खाद्य सुरक्षा, दान नहीं। एग्जैक्टली। ये खाद्य सुरक्षा है, खाद्य दान नहीं। इसका मतलब है कि ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसे भूखा न सोना पड़े। तो इसमें कौन कौन आता है? इसके तहत मोटे तौर पर 2 तरह के परिवार आते हैं। एक है प्राथमिकता वाले परिवार, और दूसरे, जिनसे हमें सिस्टम की आत्मा का पता चलता है, वो है अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी। अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय। ये प्राथमिकता वाले परिवारों से कैसे अलग है? इसमें खास क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए PDS एक बड़ी बस है जो गरीबों को खाद्य सुरक्षा के स्टेशन तक ले जा रही है। लेकिन कुछ लोग इतने कमजोर, बुजुर्ग या बेसहारा हैं कि वो बस स्टॉप तक पहुंच ही नहीं सकते। अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY, हाँ, AAY उन लोगों के लिए एक स्पेशल गाड़ी है जो उनके दरवाजे तक जाती है। ये गरीबों में से सबसे गरीब के लिए है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा रियायती दरों पर अनाज मिलता है। ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम में भी सबसे पीछे छूट जाते हैं। ये खाद्य सुरक्षा का सबसे गहरा और सबसे जरूरी स्तर है। तो PDS ये सुनिश्चित करता है कि थाली में खाना हो, लेकिन क्या हो अगर परिवार का कमाने वाला ही बीमार पड़ जाए? एक अस्पताल का बिल उस थाली को सालों के लिए खाली कर सकता है। यहीं पर मेरे ख्याल से आयुष्मान भारत की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारत में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों पर होने वाला विनाशकारी खर्च। सही। एक गंभीर बीमारी किसी भी परिवार को दशकों पीछे धकेल सकती है। आयुष्मान भारत, जिसे PMJAY भी कहते हैं, PMJAY, हाँ? ये इसी समस्या पर सीधा प्रहार है। ये हर गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देता है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। 5 लाख का कवर बहुत बड़ा है, पर जमीनी हकीकत क्या है? हमने अक्सर सुना है कि छोटे शहरों के कई प्राइवेट अस्पताल
इस योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने में मतलब आनाकानी करते हैं। ये एक जायज चिंता है और एक बड़ी चुनौती भी। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी योजना रातों रात परफेक्ट नहीं हो जाती। सही बात है। शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों की हिचकिचाहट एक बड़ी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, पेमेंट साइकिल को तेज किया जा रहा है। ओके। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका कैशलेस और पेपरलेस होना है। आपको अपनी जमीन के कागज या गहने लेकर अस्पताल नहीं जाना है, बस अपना कार्ड दिखाना है। बस अपना कार्ड दिखाना है। भले ही 100% सफलता न हो, लेकिन इसने लाखों परिवारों को कर्ज के जाल में फंसने से बचाया है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं, ये एक आर्थिक सुरक्षा कवच है। और एक स्वस्थ परिवार ही तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकता है। बिल्कुल। यहीं से बात शायद बच्चों और माताओं के पोषण पर आती है। हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन वो असल में हैं क्या? क्या वो सिर्फ बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र भारत के भविष्य की नींव है। ये एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी ICDS कार्यक्रम का दिल है। ICDS? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक युवा माँ है, रेखा। वो पहली बार माँ बनी है, उसे नहीं पता कि बच्चे का वजन सही है या नहीं। सही बात है। ये जानकारी ज्यादातर परिवारों में पुरानी पीढ़ी से मिलती है, जो हमेशा वैज्ञानिक नहीं होती। बिल्कुल। तो रेखा अपने बच्चे को लेकर आंगनवाड़ी केंद्र जाती है। वहां उसके बच्चे का वजन लिया जाता है। उसे बताया जाता है कि बच्चे को पौष्टिक दलिया मिलेगा। अच्छा। उसे टीकाकरण का कार्ड मिलता है, तारीखें बताई जाती हैं, और सबसे जरूरी, उसे दूसरी माँओं के साथ बैठकर स्वास्थ्य और पोषण पर सही जानकारी मिलती है। ये सिर्फ एक केंद्र नहीं, ये एक कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है। और इसी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया, है ना? हाँ। उसने इस तस्वीर में क्या नया रंग भरा? पोषण अभियान या मिशन पोषण 2.0 ने इस सिस्टम में टेक्नोलॉजी और जवाबदेही को जोड़ा है। पहले आंगनवाड़ी सेविका रजिस्टर में सब कुछ हाथ से लिखती थी। अब उनके पास स्मार्टफोन्स हैं। हर बच्चे की ग्रोथ, वजन, लंबाई को ट्रैक किया जाता है। अगर कोई बच्चा कुपोषित हो रहा है तो सिस्टम में तुरंत अलर्ट आ जाता है। मतलब डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इसका लक्ष्य बहुत साफ है। बच्चों में बौनापन, जिसे स्टंटिंग कहते हैं, और दुबलापन यानी वेस्टिंग कम करना, और महिलाओं में खून की कमी को दूर करना। ये डेटा ड्रिवन तरीके से कुपोषण पर हमला है। अभी तक हमने जितनी भी बात की है, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, पोषण, ये सब एक तरह का सुरक्षा जाल है। सही। ये लोगों को गिरने से बचाता है, लेकिन किसी को गरीबी से स्थायी रूप से बाहर निकालने के लिए उसे जाल नहीं, एक सीढ़ी चाहिए होती है। बहुत सही बात कही। बिहार में जीविका का नाम इसी सीढ़ी के तौर पर बहुत सम्मान से लिया जाता है। ये है क्या? जीविका बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का स्थानीय और बेहद सफल रूप है। इसका आधार है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। हाँ, SHGs। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं को लोन देने का कार्यक्रम नहीं है। तो फिर क्या है? अगर सिर्फ पैसा नहीं है तो जीविका का असली जादू क्या है? जीविका का असली जादू उस बैठक में है जो हर हफ्ते गांव में होती है। जब 10-12 महिलाएं एक साथ बैठती हैं, 10-10 रुपए जमा करती हैं और अपनी समस्याओं पर बात करती हैं, तो वो सिर्फ बचत करना नहीं सीखती, वो एक दूसरे को हिम्मत देना सीखती हैं, वो घरेलू हिंसा के खिलाफ बोलना सीखती हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल के मास्टर से बात करना सीखती हैं। ये तो सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। बिल्कुल। ये SHGs असल में सामाजिक बदलाव के छोटे छोटे पावर हाउस बन गए हैं। पैसा तो बस एक जरिया है, असली उत्पाद तो आत्मविश्वास और सशक्तिकरण है। ये तस्वीर तो ग्रामीण बिहार की है, जो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन शहरों में गरीबी का रूप और उसकी चुनौतियां अलग होती हैं। हाँ, बिल्कुल अलग। वहाँ काम करने वालों के लिए भी क्या कोई ऐसी ही व्यवस्था है? हाँ, शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी NULM है। इसका मॉडल थोड़ा अलग है क्योंकि शहर की ज़रूरतें अलग हैं। जैसे कि यहाँ फोकस कौशल विकास पर ज़्यादा है, जैसे किसी को इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देना, किसी को सिलाई सिखाना। साथ ही शहरी गरीबों को अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए आसानी से लोन मुहैया कराना। और बेघर लोगों के लिए? हाँ, और जो सबसे बेसहारा है यानी शहरी बेघर, उनके लिए शेल्टर होम बनाना इस मिशन का मुख्य काम है। मकसद वही है, सम्मान के साथ आजीविका। तो हमारे पास पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका की योजनाएं हैं। ये सब अलग अलग मंत्रालयों से आती हैं।
इनके नाम अलग हैं, बजट अलग हैं, लेकिन जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्या ये सब मिलकर एक बड़ी मशीन की तरह काम करते हैं? बिल्कुल, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं जो एक मजबूत श्रृंखला बनाती हैं। इसे ऐसे जोड़कर देखिए। बताइए। जिस बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है वो अपने पोते पोती के लिए फल खरीद सकता है, जिससे उनका पोषण बेहतर होता है। अच्छा। जिस बच्चे को आंगनवाड़ी में अच्छा पोषण मिल रहा है वो बीमार कम पड़ेगा। जो परिवार आयुष्मान भारत की वजह से बीमारी के खर्च से बच गया, वो उस पैसे से अपने बच्चे को बेहतर स्कूल भेज सकता है। बिल्कुल। और एक स्वस्थ और शिक्षित बच्चा ही तो आगे चलकर एक काबिल नौजवान बनता है, जिसे हम शायद अर्थशास्त्र की भाषा में ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल। हाँ, और यही मानव पूंजी गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ती है। ये योजनाएं सिर्फ सहायता नहीं है, ये क्षमता का निर्माण कर रही हैं। ये पूरा इकोसिस्टम मिलके इंक्लूसिव ग्रोथ को पक्का करता है। मतलब कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। हाँ, कोई पीछे न छूटे। जब लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर सुधरता है तो किसी भी राज्य का मानव विकास सूचकांक HDI अपने आप बेहतर होता है। राशन कार्ड से लेकर हेल्थ कार्ड तक ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। ये बिहार के कल्याण की वो कहानी है जो सम्मान और अस्तित्व की स्याही से लिखी जा रही है। ये योजनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की उम्मीदें हैं। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इन योजनाओं ने एक मजबूत आधार तैयार किया है, एक सुरक्षा कवच बनाया है। अब सवाल ये है कि इस आधार पर भविष्य की इमारत कैसी बनेगी। अगली बार हम बिहार के शिक्षा सुधारों और उन नीतिगत ढांचों पर चर्चा करेंगे जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को आकार दे रहे हैं। इस गहरी और जरूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।